भारत में आईपीएल शुरू हो चुका है और इसे देखने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में आईपीएल एक वेल प्लान्ड एग्जांपल है कमर्शियल यूजेस ऑफ स्पोर्ट्स का। करोड़ों लोग आईपीएल को हर साल अपने अपने घर के टीवी पे या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और लोगों के इमोशंस भी इससे कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। लेकिन आईपीएल की कहानी सिर्फ उतनी ही है जितना आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बताया जाता है। 2023 के आईपीएल सीजन में पहले 10 मैचों में 30 करोड़ से भी ज्यादा की व्यूअरशिप रिकॉर्ड की गई थी, जो सिर्फ टेलीविजन से आती है। इन 10 मैचों में लगभग 6000 करोड़ का वॉच टाइम जो आपके और मेरे जैसे लोगों ने आईपीएल को दिया है। इसके अलावा यदि बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तो 2023 में सिर्फ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो व्यूअरशिप थी वो 45 करोड़ से भी ज्यादा की थी। मतलब सिर्फ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही आईपीएल को 45 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया था। और इसके अलावा लगभग 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल की व्यूअरशिप ले रखी है। 2023 से लेकर 2027 तक आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है टीवी और ओटीटी को मिलाकर लगभग 44 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। यदि देखा जाए तो व्यूअरशिप राइट्स या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अलावा भी बीसीसीआई के पास और भी तरीके हैं मोटा पैसा छापने के। हर साल आईपीएल को कोई मेजर कंपनी स्पॉन्सर करती है। जैसे कुछ साल पहले तक वीवो आईपीएल को स्पॉन्सर करती थी और इस सीजन में भारत की जानी मानी कंपनी टाटा इसे स्पॉन्सर कर रही है। टाटा ने इस साल की स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा यदि बात करें टिकट सेल्स की तो बीसीसीआई लगभग 4.5 से 5 करोड़ तक टिकट सेल कर देती है पर मैच में। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे बीसीसीआई की बहुत मोटी कमाई होती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आईपीएल की जो टोटल ब्रांड वैल्यू है वो भारत में दिए जाने वाली स्कीम बजट से लगभग दुगनी है। इंडियन गवर्नमेंट हर साल लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च करती है अपनी सेंट्रल स्कीम्स पर। वहीं इस साल होने वाले टाटा आईपीएल की टोटल ब्रांड वैल्यू 90,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। ये तो वही बात हो गई कि हमारे घर में भले ही आटा या चावल वो ना हो लेकिन हम मनोरंजन के साधन ढूंढ ही लेते हैं। खैर यदि हम टॉपिक को देखें तो हमें पता चलता है कि आईपीएल से बीसीसीआई की होने वाली कमाई कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि ये साल दर साल लगातार बढ़ती ही जा रही है। टाटा आईपीएल 2024 में जो बीसीसीआई की एस्टिमेटेड कमाई है वो 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की है और यही बहुत बड़ा कारण है कि बीसीसीआई दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड्स में शुमार है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आईपीएल के एक सीजन में बीसीसीआई की जितनी कमाई होती है लगभग इससे 8 गुना ज्यादा पैसा आईपीएल के मैचेस को फिक्स करने या इसकी बैटिंग पर लगाया जाता है। मैच फिक्सिंग जैसी वारदात आज के सिनेरियो में भी पॉसिबल है। एक पर्टिकुलर मैच की फिक्सिंग कैसे होती है, इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं जो आपके और मेरे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। भारत में हर साल लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग किसी न किसी तरीके से सट्टे में पैसा लगाते हैं। आईपीएल के 6वें सीजन में जब किसी बुकी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस साल में एस्टिमेटेड कितने रुपए का सट्टा लगभग लगाया गया तो उसने जो आंकड़ा बताया वो आंकड़ा आप सुनकर थोड़ा हैरान हो जाएंगे। आईपीएल के 6वें सीजन में मतलब 2013 में जब कई बड़े क्रिकेटर्स के नाम मैच फिक्सिंग के अंदर आए थे उस वक्त पे 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का सट्टा एक मैच में लगाया जा रहा था। और उसने साथ में ये भी बताया कि जो अमाउंट है ये 25% की ग्रोथ रेट के साथ में लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यही देखा जाए तो क्रिकेट की हिस्ट्री में मैच फिक्सिंग के ऐसे कई केसेस हुए हैं, चाहे वो अजय जडेजा का केस हो या फिर अजय शर्मा का या सलीम मलिक का केस हो। ये सभी केसेस में आसानी से मैच फिक्सिंग के बारे में बता सकते हैं कि मैच फिक्सिंग होती कैसे है, इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इस समय में एक केस ऐसा है जो हमेशा से ही चर्चा में बढ़ा रहा है, जिसे अब 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस के नाम से भी जानते हैं। असल में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मैच फिक्सिंग का केस था इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे। ये कोइंसिडेंस से पकड़ा गया था। दरअसल होता ये है कि 6 जनवरी 2013 को सीबीआई महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मगोवा के तहत 42 लोगों पर चार्जशीट फाइल करती है, जिसमें आईपीसी 120B और सेक्शन 3/4 के अंदर एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने के जुर्म में इन 42 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। इनमें से कई नाम पाकिस्तानी आतंकवादियों के थे, लेकिन इनमें से जो मेन नाम थे वो थे छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम और संदीप उर्फ सैंडी का। सीबीआई इन्हें पकड़ने की कोशिश बहुत समय से कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कुछ खास ऐसा नहीं लग रहा था। ये एफआईआर होने के बाद इस पर्टिकुलर टाइप पे सीबीआई इन 42 लोगों का फोन टैप करना चालू कर देती है। इनमें तो जो मेन नंबर थे जिनमें से एक 9233206448 जो एक पाकिस्तानी नंबर था और दूसरा 971561
363786। ये दुबई का नंबर था। फरवरी 2013 की एंडिंग में सीबीआई इन फोन नंबर्स को टैप करना शुरू कर देती है। इन दोनों नंबर के टैपिंग के दौरान ये पता चलता है कि दोनों नंबर से एक व्यक्ति को लगातार कॉल जा रहे हैं और इनकी लगातार बात हो रही है। जब इस नंबर का पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी अश्विनी अग्रवाल का है, जिसे अग्रवाल में टिंको बंटी के नाम से भी लोग पहचानते हैं। आगे की कार्रवाई में पता चलता है कि इस अश्विनी अग्रवाल की बात उस पर्टिकुलर ट्राइब पर सुनील भाटिया और किरण डोरे से चल रही थी। ये दोनों फिक्सर्स थे जो मैच फिक्सिंग में इलीगल पैसा लगाते थे। जब सीबीआई आगे चल के इनके भी फोन को टैप करना शुरू करती है तो पता चलता है कि इन दोनों की ही बात उस वक्त की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के एक प्लेयर अजय चंडीला से चल रही थी। इसी पर्टिकुलर टाइम पर इन दोनों की बात केरला के रहने वाले व्यक्ति जीजू जनार्दन से भी चल रही थी। अब देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा मामला था और आगे हो सकता था कि इसमें बहुत ही बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हो। यदि दिल्ली पुलिस सिर्फ इन्हीं सबूतों के आधार पर केस की इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती तो आगे चल केस बहुत ही हल्का पड़ जाता। इसलिए दिल्ली पुलिस इस केस से जुड़े और सबूतों को इकट्ठा करने में लग जाती है और इन सभी की फोन टैपिंग को कंटिन्यू होने देती है। इसी पर्टिकुलर टाइम पे महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल राकेश मारिया को डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आती है कि मुंबई में एक नंबर है जिसे पाकिस्तान में लगातार कॉल जा रही है और इस नंबर को जब मुंबई पुलिस ट्रेस करती है तो ये नंबर निकलता है आईपीएल के अंपायर असद रऊफ का। असद रऊफ एक पाकिस्तानी अंपायर थे जिसे उस वक्त पर आईपीएल में अंपायरिंग करने बुलाया गया था। इस वक्त तक दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों ही अपनी इन्वेस्टिगेशन सेपरेटली कर रहे थे, इसलिए इन दोनों को ही एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसके बाद दिन आता है 5 मई 2013। आईपीएल लगभग खत्म होने वाला था और इस दिन पुणे वॉरियर्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच था और इसके ठीक एक दिन पहले अजीत चंडीला और अमित शर्मा की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस टैप करती है। इसमें अमित शर्मा जो कि एक फिक्सर था अजीत चंडीला को कहता है कि वो अपने सेकंड लास्ट ओवर में 14 रन से ज्यादा दे रहा और वहाँ से अजीत चंडीला कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। नेक्स्ट डे मैच होता है और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उनकी बात हुई थी। इस वक्त पर अजीत चंडीला ने अपने सेकंड लास्ट ओवर में 14 रन तो दिए लेकिन सिग्नल देना भूल गया। इससे जो फिक्सर था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे पैसा लगाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। इस पूरी रिकॉर्डिंग को दिल्ली पुलिस टैप कर रही थी लेकिन उन्हें अभी भी उतने सबूत नहीं मिले थे जितने उन्हें चाहिए थे। इसके ठीक 4 दिन बाद 9 मई 2013 को पंजाब और राजस्थान का मैच होता है और इस बार रिकॉर्डिंग्स में जिस व्यक्ति का नाम आता है उस व्यक्ति का नाम सुनकर दिल्ली पुलिस भी हिल जाती है। असल में दिल्ली पुलिस जीजू जनार्दन को टैप कर रही थी जो कि एक फिक्सर था, उसकी बात चल रही थी आईपीएल की बहुत ही पॉपुलर प्लेयर श्रीसंत से। इस रिकॉर्डिंग को जब सुना जाता है तो उसे पता चलता है कि जीजू श्रीसंत से कहता है कि सेकंड लास्ट ओवर में ज्यादा रन दे रहे हैं और सिग्नल देना भूल रहा। सिग्नल देते वक्त एक तो टाउन लगा लेना और दूसरा बॉलिंग करने से पहले वार्म अप को थोड़ा देरी तक करना ताकि फिक्सर्स को ज्यादा टाइम मिल सके पैसा लगाने के लिए। जो फ्रंट पर रहने वाला एक शख्स जो अरेस्ट हुआ है जीजू नाम का आदमी है, उसकी और एक बुकी है, इनके आपस का कन्वर्सेशन है जिसमें ये डिसाइड हो रहा है श्रीसंत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन या 14 से ज्यादा देगा। वही सेम टाइम पे जब अजीत चंडीला की बात फिक्सर से होती है तो फिक्सर उससे इस बार गलती ना करने के बारे में कहते हैं और उससे पूछते हैं कि आप सिग्नल क्या दोगे। तो उस पर चंडीला कहते हैं कि मैं मेरी टी शर्ट 2 बार उठाऊंगा और उसके बाद ऊपर देखकर अपना ओवर शुरू करूंगा। भाई इंडिकेशन क्या दोगे? इस पे अजीत चंडीला ने बताया कि भाई ओवर शुरू करने से पहले अपनी दोनों टी शर्ट ऊपर उठाऊंगा और उसके बाद फिर नीचे करूंगा और फिर मैं ऊपर की ओर देखकर अपना ओवर शुरू करूंगा। नेक्स्ट डे बिल्कुल वैसा ही होता है। दोनों प्लेयर्स प्लान के मुताबिक ही सिग्नल देते हैं क्योंकि मामला बहुत ही बड़ा था और दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही थी आईपीएल खत्म होने का क्योंकि इस लीग में बहुत सारे प्लेयर्स बाहर से भी खेलने इंडिया आते हैं और यदि दिल्ली पुलिस इस बीच में कोई एक्शन ले लेती है तो हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड भारत की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो। इसी बीच में 15 मई को फिर से इसी तरह मुंबई और राजस्थान के मैच में फिक्सर्स को फिर से सिग्नल दे दिए जाते हैं। सेकंड लास्ट ओवर में जिस रन की बात हुई थी वो रन भी दे दिए जाते हैं। इस वक्त तक पुलिस के पास काफी सबूत इकट्ठे हो चुके थे और सेम टाइम पे दिल्ली और मुंबई की पुलिस दोनों ही अपना डाटा एक दूसरे शेयर भी करने लगे। तो होता क्या है कि 15 मई 2013 को जैसे ही मैच खत्म होता है वैसे ही मुंबई और दिल्ली पुलिस अपने अपने स्पॉट्स पर रेड मारना शुरू कर देती है। एक टीम क्रिकेट प्लेयर्स जैसे श्रीशांत, चंडीला, अंकित इन सभी को पकड़ने निकलती है और दूसरी टीम बाकी जो फिक्सर्स थे उन सभी के घर पर रेड मारना शुरू करती है। 15 मई की रात को जब मुंबई पुलिस श्रीशांत को पकड़ने उनकी स्टेइंग होटल इंटरकॉन्टिनेंटल के अंदर जाती है और श्रीशांत के रूम में जैसे ही पहुंचती है तो पुलिस को वहां पर जीजू जनार्दन और 2 लड़कियां श्रीशांत के साथ में मिलते हैं। इनके रूम में पुलिस को डेटा कार्ड, 72,000 रुपए कैश और श्रीशांत की डायरी भी मिलती है। यहाँ से पुलिस इनको उठाकर होटल ट्रीडेड जहाँ राजस्थान रॉयल्स के बाकी के खिलाड़ी रुके हुए थे वहाँ ले जाती है और राजस्थान रॉयल्स के बाकी 2 आरोपी प्लेयर्स अजीत चंडीला और अंकित को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। इसके बाद जो टीम ऑफिशियल्स थे
वो नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस केस के बारे में पूरी मीडिया को बता देते हैं। दिल्ली पुलिस के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद मुंबई पुलिस भी सेम टाइम पर हरकत में आती है और आईपीएल के अंपायर असद रऊफ पर चार्जशीट फाइल करती है। इसमें मुंबई पुलिस को पता चलता है कि असद रऊफ जो है वो पाकिस्तान में लगातार एक नंबर से बात कर रहे हैं। जब पुलिस इस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये किसी उस्मान शेख का नंबर है। जब पुलिस इस नंबर को टैप करना शुरू करती है तो पता चलता है कि उस्मान की बात उस वक्त के बीसीसीआई चेयरमैन एन श्रीनिवासन के दामाद और सीएसके टीम की कोर मैनेजमेंट में शामिल गुरुनाथ मोयप्पन से हो रही थी। इसके बाद 23 मई को दिल्ली पुलिस इन्हें भी अरेस्ट कर लेती है। जब आगे इन्हें और ट्रेस किया गया तो इनका लिंक पाकिस्तान के बुकीज से निकलता है और जब वो बुकीज को भी ट्रेस करना पुलिस चालू करती है तो पता चलता है कि इन सभी कॉल हिस्ट्री में एक नंबर कॉमन था जो दाऊद इब्राहिम का नंबर था। और आगे पुलिस जब इनकी वॉइस सैंपल्स को भी चेक करती है तो पता चलता है कि इन सभी आवाजों में से एक आवाज दाऊद इब्राहिम की भी थी। और जितने भी सबूत पुलिस को मिलते हैं इन सबूतों के आधार पर पुलिस अपनी रिपोर्ट में बताती है कि ये जो पूरा स्कैंडल है ये पाकिस्तान से अंडरवर्ल्ड ऑपरेट कर रहा है और लगभग 6000 से भी ज्यादा का सट्टा हर आईपीएल मैच में लगाया जा रहा है। यदि आप आईपीएल के एक सीजन के हिसाब से इसे 70 मैचों से भी कैलकुलेट करें तो ये पूरे सीजन में लगभग 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का स्कैंडल था। और यदि बात करें वो आज के सिनेरियो की तो इसे आप 10 लाख करोड़ के आसपास बिल्कुल मान सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आईपीएल के 2023 के सीजन की टोटल जो ब्रांड वैल्यू है वो 90,000 करोड़ के आसपास है और इसी सीजन में लगभग इससे 10 गुना ज्यादा पैसा आप और मेरे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर कमाया जा रहा है। क्या हमारे सिस्टम के घुटने इतने कमजोर हो चुके हैं कि इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स उनकी नाक के नीचे हो जाते हैं और पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती। आज छोटे छोटे बच्चे को ये पता है कि कोई नशे की चीज या कोई ऑनलाइन गेमप्लिंग के लिए उसे किस तो उसके पास जाना है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी पुलिस मुंह पर उंगली रखकर बैठी रहती है।